Hello friends and dear student, welcome to online platform of Sharda Sadan. Today we are discuss about respiration in plants. Okay, start करते हैं respiration in plants. तो एक्चुअल में ये है कि respiration is a mechanism in which food substance are degraded by oxygen. In which food substances are degraded by oxygen and some product are produced like energy, CO2. Okay, respiration is a process, is a biological process, respiration is a biological process. Obviously, you know about biological process. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें बहुत सारी प्रोसेस चलती हैं, जैसे उसको न्यूट्रिशन लेना होता है, उसको रेस्पायरेशन करना होता है, उसको रिप्रोडक्शन करना होता है। देन इसी टाइप की हमारी एक प्रोसेस है रेस्पायरेशन। देन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनको सर्वाइव करने के लिए कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस करनी पड़ती है, जिनमें मेजर प्रोसेस होती है। अगर रेस्पायरेशन की मैं बात करूं, रेस्पायरेशन में आप क्या बताओगे? रेस्पायरेशन क्या होता है कि फूड सब्सटेंस है, फूड पार्टिकल्स, ठीक है, और फूड सब्सटेंस बाय O2, ठीक है, बाय O2 के कारण, यानी बाय ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। फूड आर ऑक्सीडाइज, मैं एक डेफिनेशन आपके बना के देता हूं कि ए प्रोसेस इन विच फूड आर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एंड आफ्टर देन प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट लाइक CO2 एंड एनर्जी, ठीक है, ओके, CO2 एंड एनर्जी। CO2 की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें, तो हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हार्मफुल होती है, बट प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल है, वो उसे अपना फूड बना लेते हैं। और एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी जो होती है आगे जाके प्रोड्यूस होती है और एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर हो जाती है। देन आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि एनर्जी प्रोडक्शन एंड स्टोर करना, अगर हम एनर्जी प्रोडक्शन और स्टोर की अगर हम बात करें, तो अगर हम देखेंगे तो ये एटीपी की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। यहां हम देखते हैं कि ब्रीदिंग क्या है। देखो, प्लांट से रिलेट करके अगर ब्रीदिंग को हम समझें तो थोड़ा कम समझ में आएगा, बट यदि एनिमल से या फिर ह्यूमन बीइंग से हम ब्रीदिंग को रिलेट करके देखें तो बहुत अच्छे से हमें क्लियर होता है कि ब्रीदिंग इज ए प्रोसेस इन विच गैस आर एक्सचेंज, जो एक गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो ब्रीदिंग के अंदर होता है। इन ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर आती है, देन जो हार्मफुल गैस होती है CO2 होती है वो आउट होती है, पास आउट होती है। ये ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, यानी ब्रीदिंग जो है वो आपका O2 से रिलेट करेगा। ऑक्सीडाइज होना जरूरी है ब्रीदिंग करने के लिए, यानी ऑक्सीजन का आना। यानी मैं कहूं कि ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंट है, तो ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रेस्पायरेशन होगा। अभी के लिए हम बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर ब्रीदिंग होती है क्या। तो प्लांट्स की कॉमनली बात करें तो प्लांट्स आपको ब्रीदिंग करते हुए शो नहीं होंगे, जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, लेकिन उनको भी रेस्पायरेट करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है, कहीं ना कहीं उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है। ओके, तो इसी को लेकर हम आगे चलते हैं कि ऑक्सीजन रिक्वायर फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो रही है, ठीक है। रिक्वायर ऑल लाइफ प्रोसेस ग्रोथ मूवमेंट। भाई अगर मैं बात करूं कि एनर्जी क्यों चाहिए, क्यों चाहिए एनर्जी,
किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी क्यों चाहिए? दुनिया की हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी इसलिए चाहिए कि उसको अपनी जो प्रोसेस है, जैसे लाइफ से जुड़ी प्रोसेस है, ग्रोथ करना, मूवमेंट करना, उनको बढ़ाने के लिए या उनको चलाने के लिए, वो चलती रहे, उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है। एक और बात ये होती है कि जैसे एक मैं कॉमन सा एग्जांपल दूं कि जैसे आप खाना बना रहे हो घर पे, खाना बनाते वक्त ही खाना ये थोड़ा रख के हम खा लेते हैं। यानी एक तरीके से हम देखा देखा जाए तो एनर्जी का भी मामला यही है। ऐसी नहीं है कि कोई प्लांट है, कोई ऑर्गेनिज्म एनर्जी बना रहा है, उसी टाइम पे उसका पूरा यूटिलाइज कर रहा है। नहीं, वो उस दौरान जो एसेंशियल जो प्रोसेस उसको चालू करनी है, उतन उसके लिए वो एनर्जी को यूज कर लेता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी तो एनर्जी की रिक्वायर हो रही है, तो एनर्जी बन भी रही है, एनर्जी यूटिलाइज भी हो रही है। ओके ओके, क्लियर। लेकिन अगर देखा जाए तो एनर्जी यूटिलाइज कम हो रही है, एनर्जी स्टोर होने का ज्यादा काम हो जाता है यहाँ पे, और एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब मेरी बॉडी की पूरी एसेंशियल प्रोसेस जो दिन भर में करूंगा, वो स्टोर एटीपी से यूज स्टोर एटीपी से वो पूरी हो जाएंगी। क्या प्लांट भी ऐसा ही करता है? बिल्कुल, प्लांट के पास भी यही प्रोसेस है, वो भी एटीपी को स्टोर करता है। एटीपी इज ए स्टोरेज ऑफ एनर्जी, हम कहेंगे स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। देखो, टू टाइप्स ऑफ सेल इन नेचर। ओके, टू टाइप्स ऑफ सेल इन नेचर। नेचर में दो प्रकार की सेल आपको मिल जाएंगी। वैसे हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। जैसे टाइप्स ऑफ सेल की हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सेल प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स भी होती है, लेकिन हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल की बात नहीं, उसके अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, या फिर इनटेक ऑफ फूड, फूड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। देन मैं यहाँ पे एक बात करूं कि जैसे ये एक सेल है, ओके, इसमें ग्लूकोज आया बाहर, बाहर से ग्लूकोज लिया गया, ध्यान रखना, बाहर से ग्लूकोज लिया गया, और ग्लूकोज आने के बाद उससे उसका ऑक्सीडेशन हुआ, वो ऑक्सीडाइज हुई, और ऑक्सीडाइज होने से वो एनर्जी बनी। ठीक है, ऐसा किस में हो रहा है? ऐसा किस में होगा? ऐसा कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा? ऐसा होगा एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स कभी भी ग्लूकोज खुद नहीं बना सकते, ये बात आप याद रखें। स्टैंडर्ड जब आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है तो आप इस डेफिनेशन को चेंज कर ले कि व्हाट इज हेटरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो ग्लूकोज खुद नहीं बना सकते, और ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो ग्लूकोज खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखूं कि बाहर से ग्लूकोज आया और ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा, देन उसके बाद में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये हेटेरोट्रॉप्स है, ये हेटेरोट्रॉप्स है। क्लियर। अगर यहां पर मैं देखूं कि सिर्फ CO2 आई, ठीक है, CO2 आई और CO2 से आगे ग्लूकोज बना, यानी CO2 फिक्स हो गई किसमें? ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज आगे टूट कर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, देन मैं कह सकता हूं कि ऑटोट्रॉप्स है, बिकॉज इन्होंने ग्लूकोज खुद ने बनाई है सर, इन्होंने ग्लूकोज खुद ने बनाई है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये ग्लूकोज खुद नहीं बना रहे, ये बाहर से ग्लूकोज का इंटेक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं। ओके, इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल फूड ऑक्सीडाइज, ठीक है, सभी प्रकार की कोशिकाएं फूड को ऑक्सीडाइज करती हैं, ठीक है, करना ही पड़ता है। अगर देखा जाए एनर्जी की प्रोडक्शन की बात होती है तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनको फूड को ऑक्सीडाइज करना ही पड़ेगा। मैं आपको इस चीज को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक सेल्स होते हैं, फूड कम फ्रॉम आउटसाइड। ऑब्वियसली जो फूड है, हम इस फूड में जो मेजर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं वो ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हेटरोट्रॉप्स है उनमें फूड कम्स फ्रॉम आउटसाइड। क्लियर, ओके। ऑटोट्रॉपिक सेल्स होती हैं सिंथेसाइज इन सेल, ये अपना फूड उसी सेल के अंदर ही बना लेती हैं। प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे हम एक बात करते हैं, प्लांट्स के पास लीफ सेल भी है, रूट सेल भी है, ठीक है, ओके, क्लियर।
इस चीज को आप अच्छे से देखेंगे। प्लांट्स के पास लीफ सेल भी है एंड रूट सेल भी है, ठीक है। लीफ सेल जो है वहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ओके, और जो रूट सेल है वहां पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्लांट की वही सेल जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है वो ग्लूकोज खुद बना सकती है, क्लियर बात, ओके, वो ग्लूकोज खुद बना सकती है। प्लांट की वो सेल जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है वो ग्लूकोज खुद बना सकती है, ठीक है। और यहीं पर आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा जो गैस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेम को भी आप काउंट कर सकते हो, बट लेस अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे स्टेम की अगर मैं बात करूं। और स्टेम पर जो पोर होते हैं उनको आप लेंटिकल कहते हो। स्टेम पर जो पोर होते हैं उनको लेंटिकल कहा जाता है, जबकि जो लीफ पर जो पोर हैं उनको आप स्टोमेटा कहोगे। बोथ स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स आर यूज फॉर गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज का काम करते हैं, या एक प्रकार से किसका फंक्शन करवाते हैं, गैस एक्सचेंज का, ठीक है। रूट सेल है उनके पास किसी प्रकार का कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो फूड कहां बनेगा? ऑब्वियसली यू कैन से दैट फूड आर फॉर्म्ड इन द क्लोरोप्लास्ट दैट आर प्रेजेंट इन द लीफ सेल। तो लीफ सेल में फूड बन गया। अब ये ट्रांसलोकेटेड होगा किसके पास? रूट सेल के पास। और रूट सेल के पास जब फूड आएगा तो रूट सेल इसको ऑक्सीडाइज करेगी और उससे एनर्जी बना लेंगी। तो कहीं ना कहीं आपको एक बात समझ में आ गई है कि लीफ सेल और रूट सेल दोनों में ही अंतर है। सर ये जो सेल है वो ऑटोट्रोप्स है, बट जो रूट सेल है वो ऑटोट्रोप्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना फूड जो है वो खुद नहीं बना पा रही। वो जब लीफ सेल बना लेती है तो बाय द फ्लोएम टिश्यू ट्रांसलोकेटेड कर देती है, ट्रांसफर कर देती है रूट के पास। रूट जो होती है ऑक्सीजन को लेके उनका ब्रेकडाउन करती है, ऑक्सीडाइज करती है, देन एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो मैं ये कहूंगा कि प्लांट्स में भी दो प्रकार की सेल हो गई। आप कंप्लीट प्लांट को आप ऑटोट्रोप्स नहीं कह सकते, उसमें भी कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो हेटरोट्रोप्स की तरह काम करती है। मेरे ख्याल से बात अच्छे से समझ में आ गई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। एनिमल्स की हम बात करें, ऑल सेल आर हेटरोट्रोप्स। एनिमल्स की सभी प्रकार की सेल हेटरोट्रोप्स होती हैं, बिकॉज यू नो अबाउट द एनिमल्स, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी क्लोरोफिल जैसे स्ट्रक्चर या क्लोरोप्लास्ट जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स के पास ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अपना फूड जो होता है वो खुद सिंथेसाइज कर सके। एनिमल्स के पास ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है। बट अगर हम प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया, एक प्रकार से आप कह सकते हो इसको ग्रीन एल्गी, ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इनके पास स्पेशली साइट होती हैं जिससे ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के पास ऐसा होता है। तो साइनोबैक्टीरिया और प्लांट ये अपना फूड खुद बना लेते हैं। अच्छा, आगे हम बात करते हैं, एक नई बात करनी है हमें बात इस तरीके से करनी है कि एक्चुअल में हमें एनर्जी कौन से फूड से मिल रही है। तो बॉडी के अंदर है आपके पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस जाएगा तो वो ऑक्सीडाइज होके आपको एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा, ठीक, क्लियर बात। अच्छा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट मेन होता है। कार्बोहाइड्रेट मेन होता है जिससे ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब आप बोलते हो सर फैट की हम बात करें, क्या फैट कार्बनिक नहीं है? बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अगर मैं बोलूं कि भाई आपके पास प्रोटीन है तो प्रोटीन आर आल्सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्रोटीन जो है वो खुद भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो क्या ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर, रिक्वायर होगी तब। अगर मैं यहाँ पे सेल के अंदर आपको एक फंक्शन बताऊं, ये सेल है,
अब यहाँ पे एक ग्लूकोज है। अच्छा एक बात आपको बता दूं, ग्लूकोज से जो एनर्जी जो बनती है वो एक झटके में नहीं बन जाती है, तुरंत नहीं बनती है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो ग्लूकोज की एनर्जी बनेगी, इसमें कई स्टेप आती हैं। देन यहाँ पर स्टेप आने के बाद क्रेब्स साइकिल रन करेगी, क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो प्रोसेस होती है उसको आप ग्लाइकोलाइसिस कहोगे, ग्लाइकोलाइसिस कहोगे। तो ग्लूकोज से जो एनर्जी बनती है वो डायरेक्ट नहीं बनती, पहले पायरुवेट बनता है, पायरुवेट बनता है, तो स्टेप बाय स्टेप एनर्जी बनती है। तो मैं ये कहूंगा, क्या प्रोटीन को मैं इस पाथवे में एंटर करवा दूं तो क्या कहीं पर मेरे को जाके एनर्जी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। यानी प्लांट ने कुछ इस प्रकार की एंजाइमेटिक प्रोसेस तैयार कर रखी है कि एंजाइम है, अगर वो एंजाइम किसी दूसरे सब्सटेंस पे आके गिरते हैं तो उनको भी वो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन है, फैट है, ऑर्गेनिक एसिड है, वो भी यदि इस पाथवे में एंटर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आगे जाके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई है। तो मैं ये कहूंगा कि क्या ग्लूकोज से ही एनर्जी बनती है? नहीं, ग्लूकोज के अलावा जो प्रोटीन है, अगर वो इस पाथवे में आ गया, इस साइकिल के अंदर चला गया, तो प्रोटीन है वो भी बना सकता है, क्योंकि एंजाइमेटिक प्रोसेस है, पूरा एंजाइमेटिक एक सिस्टम चलता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। अच्छा, मैं ये कहूंगा व्हाट इज द रेस्पिरेटरी पाथवेज। ठीक है, ओके, रेस्पिरेटरी पाथवे मैंने आपको अभी बताया। मैं कहूंगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? ऐसे सबस्ट्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ऐसे सबस्ट्रेट जिनसे एनर्जी मिल सकती है हमें, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। जैसे प्रोटीन है, फैट है, ऑर्गेनिक एसिड है, और ऑब्वियसली आप जिसकी बात कर रहे हो ग्लूकोज, इनसे आपको एनर्जी मिलती है। यानी इनको ऑक्सीडाइज करवाया जाता है, यानी जो ऑक्सीडाइज हो सके और एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। लेकिन मैं कुछ से अलग बात करूं, जैसे वाटर है, मिनरल्स है, हॉर्मोन्स है, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। तो क्या बोलोगे सर, आप इनसे एनर्जी नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलती है, लेकिन इनको ऑक्सीडाइज होने की रिक्वायर नहीं है, डायरेक्ट एनर्जी दे देंगे। इनको ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं। देखो, मिनरल्स आप लेते हो, आप वाटर लेते हो, तो वाटर ये भी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दे, या मिनरल्स लगा दे, तो फिर मिनरल्स का मतलब क्या हुआ? तो दीज आर नॉट द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यानी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो होते हैं जिनको आप ऑक्सीडाइज करवा दो और ऑक्सीडाइज करके उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करवा लो। बट ये जो सबस्ट्रेट होते हैं, इनको आप ऑक्सीडाइज करवाने की इनको कोई रिक्वायर नहीं, क्योंकि ये वैसे ही एक प्रकार से एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर। ठीक है, डज प्लांट ब्रीथ? एक एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास, डज प्लांट ब्रीथ? क्या प्लांट जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं? नो, प्लांट आपको ब्रीथ करते हुए दिखाई नहीं देंगे, बट दे रिक्वायर ऑक्सीजन, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है। देखो यहाँ पे कुछ, ओके, सभी ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोसेस है, या फिर मैं कहूंगा कि 2-3 तरीके ऐसे हैं जिनसे आपको यह पता लग जाएगा कि प्लांट को ऑक्सीजन किस लेवल पे चाहिए। पहली मैं बात करता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट। तो बहुत मेजर डिफरेंट क्या बात करते हो, तो बिल्कुल आप बोलते हो कि जो प्लांट है वो अपना फूड है वो खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है वो अपना फूड है वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं, प्लांट को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर होती है एनिमल्स को। प्लांट देखो अपनी जगह पे रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, प्लांट अपनी जगह पे रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। बट एनिमल्स को सारे दिन भर काम करना पड़ता है, तो एनर्जी की ज्यादा रिक्वायर किसको रही? ज्यादा रिक्वायर एनिमल्स को रही। ओके, एक और बात मैं करता हूं कि प्लांट के पास कुछ इस प्रकार के टिश्यू होते हैं जो अपने आप में डेड हो जाते हैं, यानी परमानेंट चले जाते हैं। हमारे पास ऐसे टिश्यू नहीं है। तो जब परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं तो उनको एनर्जी की रिक्वायर कम हो जाती है। यानी मैं एक रेशियो निकाल के अगर बताता हूं तो प्लांट को बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायर होती है,
थोड़ी बहुत एनर्जी उसको चाहिए तो वो अपनी मैकेनिज्म के दौरान अपने आप को ही सुधार लेता है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर होती है। इसी बात को लेके हम आगे पढ़ते हैं। देखो, लेस एनर्जी, इनको कम एनर्जी चाहिए, प्लांट को कम एनर्जी चाहिए, लेस एनर्जी नीड सो लेस ऑक्सीजन रिक्वायर। अगर एनर्जी कम चाहिए तो ऑक्सीजन भी कम चाहिए, तो इनकी ज्यादा ऑक्सीजन की इनकी डिमांड नहीं होती है। ठीक है, ऑक्सीजन मूव बाय डिफ्यूजन ओनली। अच्छा, एक और प्रोसेस, क्या रेस्पायरेशन जब हम करते हैं, क्या रेस्पायरेशन हम जब करते हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायर होती है? बिल्कुल, हम एनर्जी बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायर करते हैं, यानी ऑक्सीजन हम लेंगे तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एनर्जी बनेगी, लेकिन उसके लिए भी हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मूव बाय डिफ्यूजन, इनमें क्या होता है, सिंपली डिफ्यूजन के तरीके से ऑक्सीजन जो होती है एंटर कर जाती है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। तो ऑक्सीजन मूव बाय डिफ्यूजन ओनली। अगर प्लांट की और एनिमल की बात करें तो एनिमल को रेस्पायरेशन करने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायर होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर होती है, और यहाँ पर हमारे पास डिफ्यूजन का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे एनिमल्स की हम बात करें तो मेरी सेल से ऑक्सीजन है वो एंटर नहीं हो सकती है, कि भाई मेरे सेल से ऑक्सीजन चली गई, मेरे को सांस लेने की कोई रिक्वायर नहीं है। हमें सांस लेनी पड़ती है तो फेफड़ों की जो मैकेनिज्म है उसको बनाए रखने के लिए हमें इंटरनल रूप से एनर्जी की रिक्वायर होती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑक्सीजन मूव बाय डिफ्यूजन ओनली, जब उनकी बॉडी में ऑक्सीजन डिफ्यूजन के जरिए जा रही है तो मेरे को एक बात बताओ आप, उनको कम एनर्जी चाहिए और ऑक्सीजन भी उनको क्या चाहिए, कम चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि लेस एनर्जी नीड सो लेस ऑक्सीजन रिक्वायर कंपैरिजन टू एनिमल्स। क्यों चाहिए उनको? क्यों? पहली बात ये है कि उनके पास हमारे जैसे कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, लंग्स वगैरह ये नहीं है। तो फिर आप बोलते हो सर उनके, जैसे आपने अभी बात की कि रूट है, रूट जो है वो हेटरोट्रॉप्स है, तो उसके पास ऑक्सीजन गई कहाँ से? बाय द डिफ्यूजन। किसके जरिए गई? डिफ्यूजन के जरिए, क्योंकि इसमें स्टोमेटा वगैरह तो प्रेजेंट होते हैं, डिफ्यूजन कर लेते हैं। ओके, डीपर टिश्यू डेड। अगर मैं देखूं आपको ये बात बताऊं तो ये प्लांट है, प्लांट के ऊपर जो है वो उसकी स्किन जब बहुत ज्यादा टफ हो जाती है तो आप उसको छाल कहते हो। देन यहाँ की सेल ऐसे मान लो लिविंग है, बाकी मिड में आप देखो बड़ा प्लांट हो जाता है, उसका स्टेम बहुत ज्यादा, उसकी विड्थ बढ़ जाती है, जब वो कट जाता है तो आपको बीच में एक ऐसे रिंग सी दिखाई देती है। एक्चुअल में उसके बीचों बीच भी जो टिश्यू होते हैं ना, वो एक कंडीशन में डीप टिश्यू होते हैं और एक कंडीशन में जाके वो डेड हो जाते हैं। बस वैसे ही एक मैकेनिज्म, एक मैकेनिकल पावर उसको सप्लाई करते रहते हैं। मैकेनिकल पावर का मतलब क्या हुआ? उसको सीधा खड़ा रखते हैं, बाकी उनका काम खत्म हो गया है। यानी अगर वाटर जो है, वाटर उनके अंदर ऊपर की तरफ रन कर रहा है तो इस बीच वाले सिस्टम से नहीं कर रहा है, वो साइड वाले सिस्टम से कर रहा है। तो अब ये जो सेल हैं ये ज्यादा कांटेक्ट में आ गई किसके? एयर के। इनको चाहिए नहीं तो ये सिंपल डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन को ले लेगी, क्योंकि इनको तो चाहिए नहीं। अगर इनको चाहिए तो हो सकता था कोई मैकेनिज्म और तैयार करता प्लांट, लेकिन उसको चाहिए नहीं। ठीक है, तो डीपर टिश्यूज डेड, स्किन, लेंटिकल और रूट्स की अगर मैं बात करूं तो रूट्स है वो भी ले लेती है, और लेंटिकल स्टेम के ऊपर लेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। मीजोफिल सेल टेक केयर इटसेल्फ। देखो, जो लीफ होती है, लीफ में दो प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। आपने पिछले चैप्टर में अगर आपने पढ़ा था, मीजोफिल सेल होती है और बंडल शीथ सेल होती है। तो जो बंडल शीथ सेल होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं, जबकि मीजोफिल सेल होती हैं उनमें आप देखो तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो मीजोफिल सेल जो होती है अपना सुधार खुद ही कर लेती है। क्यों? भाई लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन वहीं पे हो रहा है, अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ले लेगी। लार्ज अमाउंट प्रोडक्शन वहीं पे हो रहा है, ऑक्सीजन चाहिए तो ले लेगी। ठीक है, जैसे एक मान लो एक बड़ी फैक्ट्री है, आप वहां पे काम कर रहे हो, मान लो किसी भी चीज की, चलो अभी सर्दियां आ रही हैं तो जैसे मान लो स्वेटर बनने की एक बड़ी फैक्ट्री है, वहां पे आप मान लो काम करते हो, तो आपको स्वेटर चाहिए तो आप बहुत दूर जाओगे क्या? वहीं से ले लोगे, अपने आप को इटसेल्फ, अपने आप को वहीं सुधार लोगे अगर वो चीज चाहिए तो जहां बन रहा है, जहां पे बन रहा है क्या, ऑक्सीजन बन रही है जहां पे,
क्योंकि मीजोफिल सेल के पास क्या आएगी, CO2 आएगी, CO2 आएगी तो C3 साइकिल रन करेगी जो आपने पहले पढ़ी थी, ठीक है। वहां पे अगर हो रहा है तो ऑक्सीजन वहां पे निकल रही है तो ऑक्सीजन को वो वहीं की वहीं यूटिलाइज कर लेगा, ज्यादा उसको दूर जाने की आवश्यकता नहीं। तो मीजोफिल सेल टेक केयर इटसेल्फ, अपने आप ही। तो यहाँ अगर देखा जाए तो डज प्लांट ब्रीथ, नहीं, प्लांट ब्रीथ नहीं करते, बट दे रिक्वायर ऑक्सीजन, लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में। क्यों चाहिए? पहला रीजन आपने बताया, ऑक्सीजन मूव बाय डिफ्यूजन ओनली, डीपर टिश्यूज डेड, एंड मीजोफिल सेल जो होती हैं टेक केयर इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होता है, ठीक। इस चीज को आप समझें। देखो, सेलुलर रेस्पायरेशन की अगर बात की जाए तो सेल के अंदर होने वाला रेस्पायरेशन सेलुलर रेस्पायरेशन है। क्वेश्चन ये आता है कि सर सेलुलर रेस्पायरेशन कौन करेगा, प्लांट करेगा या एनिमल करेगा? तो सेलुलर रेस्पायरेशन की अगर बात की जाए तो दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको एक बार तो सेलुलर रेस्पायरेशन से गुजरना ही पड़ता है। अगर ग्लूकोज है, चाहे बाहर से आया हो ग्लूकोज सेल के अंदर, या सेल ने खुद ने बनाया हो ग्लूकोज, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज है, या तो बाहर से आया हो या सेल ने खुद ने बनाया हो। अगर बाहर से आया हो तो इस सेल को हम क्या कहेंगे, कौन सी सेल हो गई है, कौन सी सेल होगी? फटाफट रिप्लाई दो। अगर बाहर से ग्लूकोज आया है तो कौन सी सेल हो गई है? हेटेरोट्रोप्स। कौन सी हो गई? और इसने खुद ने ही बनाया तो कौन सेल हो गई? ऑटोट्रोप्स। तो ये कॉमन हो गया, जो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है इज ए कॉमन पाथवे इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टैंड? ग्लूकोज से पायरुवेट तक का जो पाथवे बनता है वो कॉमन है ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगी हो, चाहे प्रोटोजा हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट हो, सब में होगा। देन प्रोसेस आगे क्या बनती है? प्रोसेस आगे बनती है कि जब पायरुवेट, अगर अगर कंडीशन एरोबिक है, इफ कंडीशन आर एरोबिक, कैसी? एरोबिक, देन जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक बात और याद रखोगे, जैसे ही आप ऑक्सीडाइज की बात करते हो तो पायरुवेट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीडाइज होता है। कहां जाके ऑक्सीडाइज होता है? लेकिन आपको यहाँ पे जो समझा रखा है ना, देखो प्लांट में भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, एनिमल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो आपको यहाँ पे जो समझाया के रखा होगा, आपका अब एक नया एक नया क्वेश्चन बनता है कि चलो सर यहाँ पे हमें ऑक्सीजन कहीं देखने के लिए नहीं मिली, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन कहीं देखने के लिए नहीं मिली, तो ऑब्वियसली पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा, पायरुवेट कहाँ एंटर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा, तो वो तो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? एनर्जी बना लेगा। तो मैं आपको कहूंगा यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन देखने के लिए नहीं मिलेगी, फिर भी इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। कैसे? मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऑक्सीडेशन का मतलब ये नहीं होता कि ऑक्सीजन का जुड़ना। आप बोलोगे सर यहाँ तो जुड़नी चाहिए, तो देखो हम बात कर रहे हैं एनिमल्स पे बात नहीं कर रहे, हम प्लांट्स पे बात कर रहे हैं। हम किस पे बात कर रहे हैं? प्लांट्स पे। तो प्लांट्स है, उसके केस में आप ऑक्सीजन को बहुत लेस अमाउंट में मानते हो, तो यहाँ पर भी इस पायरुवेट का ऑक्सीड, ये जो दिखाया रखेगा आगे का आपको, ये प्लांट के केस से समझाया हुआ आपको। तो लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है, तो ऑक्सीडेशन जो करता है बाई ऑक्सीजन न करके वो किस प्रकार से करेगा? जैसे मैं अगर आपको कहूं NADPH2, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। NADPH2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? अच्छा, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, अगर ये अपने हाइड्रोजन कहीं पर दे देता है और NAD बना लेता है, तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जब इसने किसी को डोनेट किए तो इसने क्या करवा दिया? ऑक्सीडाइज करवा दिया अपना। क्या करवा दिया? रिड्यूसिंग एजेंट था, हाइड्रोजन उसके पास पहले से था, किसी को ऑक्सीजन दे दिया तो कैसी प्रोसेस हो गई? ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे होगा, पायरुवेट और
माइटोकॉन्ड्रिया जब इंटर होगा तब, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होगा तब ये होगा। अब मैं बात करता हूं यहां से यहां तक के जो सफर है उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर? भाई आपको एक बात समझ में आ गई, इस चैप्टर में ग्लाइकोलाइसिस आपको मेजर तरीके से समझना है, बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद में आपका पायरुवेट किस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। जब वो वहां पे ऑक्सीडाइज होगा तो उस साइकिल को आप बोलते हो क्रेब्स साइकिल। देन आपको एक बात और याद रखनी है कि प्लांट के केस में ऑक्सीजन निकलती है, क्या निकलती है, तो आपको निकलती हुई ऑक्सीजन भी दिखाई देनी चाहिए। तो उस केस को अगर हम पढ़ेंगे तो आपको ईटीएस पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? तो बात आपको समझ में आ गई कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुवेट जो बनता है, पायरुवेट जो बनता है, और पायरुवेट अगर पायरुवेट का भविष्य डिपेंड करता है ऑक्सीजन के जुड़ने पर ना जुड़ने पर। अगर उससे ऑक्सीजन जुड़ती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा, अगर उससे ऑक्सीजन नहीं जुड़ती है तो लैक्टिक अम्ल वगैरह, इथेनॉल वगैरह बना लेगा, वो अलग है, ठीक है। मैं कहूँ लैक्टिक एसिड और एथेनॉल, देखो क्लियर, और ये इससे जुड़ रही है ऑक्सीजन, तो ये चला गया माइटोकॉन्ड्रिया। किस में चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये क्या रन करता है, क्रेब्स साइकिल। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो होते हैं क्या बोलते हैं आप इनको, F1 F0 F1 पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर ये ईटीएस चलाएगा। तो यहां से यहां तक की प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस। अब पायरुवेट के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रेब्स साइकिल को रन करेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं जुड़ती है, ऑक्सीजन किससे नहीं जुड़ेगी सर, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनसे ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी, ठीक है। हमारी मसल सेल होती हैं, कभी कभी ऑक्सीजन के अभाव के अंदर, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी के अंदर वो लैक्टिक एसिड बना लेती है, जिससे हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्या जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है। तो एथेनॉल जो है, कभी कभी जो बैक्टीरिया है वो मतलब अगर रेस्पिरेशन नहीं कर रहा, ऑक्सीजन नहीं जोड़ रहा, तो एथेनॉल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एथेनॉल, जिससे वैसे वाइन वगैरह ये बनती है, एथेनॉल प्रोड्यूस करता है। तो आपको बात समझ में आ गई, आपको पहले किस बात को पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ना है, यानी हमें ग्लूकोज से बनाना है पायरुवेट। क्या बनाना है, पायरुवेट। और उसके बाद में हमें क्रेब्स साइकिल को पढ़ना है, और उसके बाद में हमें ईटीएस को पढ़ना है। इतनी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। स्टडी सेलुलर रेस्पायर, अच्छा इसको नहीं देखा आपने, देखो प्रेफर्ड सबस्ट्रेट, लेस ऑक्सीजन रिक्वायर, कार्ब, अच्छा कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसको तोड़ने में भी कम ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है, लेकिन प्रोटीन वगैरह अगर इनकी मैं बात करूं तो उनको तोड़ने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है। अगर इन लोकेशन साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी फॉर्म इन द, एनर्जी फॉर्म जो होती है वो प्रोडक्शन भी होता है और स्टोर भी होती है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट शुड बी CO2 एंड H2 होना चाहिए। अकर इन ऑल टाइप ऑफ सेल, क्या सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है अकर इन ऑल टाइप ऑफ सेल, सभी प्रकार की कोशिकाओं में ये प्रेजेंट होता है। देन आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है, स्टडी सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की जब स्टडी कर रहे हैं तो किस प्रकार से हम करेंगे, तो हमें ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवाना है, और ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करवा के उसको माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करवाना है। पायरुवेट जो बनता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कराना, क्रेब्स साइकिल रन करवानी है। लेकिन ग्लूकोज से जब हम ऑक्सीडाइज बना रहे हैं और आगे की स्टेप में चल रहे हैं, तो सबसे पहली बात मेरे को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चलना होगा। कैसे चलना होगा, स्टेप बाय स्टेप। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, न कि एनर्जी यूज कर रही है। जब एनर्जी यूज की जाती है तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, लेकिन जब किसी प्रोसेस से, किसी रिएक्शन से एनर्जी निकलती है तो उसको एक्सोथर्मिक कहा जाता है। देन ये कैटाबोलिक है। क्या है, कैटाबोलिक है, एनाबोलिक नहीं है, कैटाबोलिक है,
चीजों को तोड़ने का ज्यादा काम कर रही है, जोड़ने का कम कर रही है, ठीक है। और सेलुलर है, यानी सेल के अंदर ये हो रही है। इतनी बातें हमारी हो जाती है। देन हम जो अगली प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे वो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बताया कि ग्लाइकोलाइसिस से साइटोप्लाज्म में होगा, CO2 प्रोडक्शन होगा, CO2 प्रोड्यूस, हाँ CO2 यहाँ नहीं बनेगी, पायरुवेट बनेगा। क्या बनेगा? पायरुवेट। और CO2 आपकी बनेगी क्रेब्स साइकिल के अंदर। क्रेब्स साइकिल में फिर यहाँ से ये क्रेब्स साइकिल के अंदर होता है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो एथेनॉल और लैक्टिक एसिड बना लेगा, ठीक है। और इसमें जाता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। देन क्रेब्स साइकिल, ETS हम सारी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आगे की जो बात करते हैं वो एक प्रकार से देखो, यहाँ पे देखो, इसको भी देखो। ये ग्लूकोज क्या है? इसमें ये OH ग्रुप है, यानी एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। अच्छा, अब मेरे को दो काम करने, एक तो मेरे को इससे डायरेक्ट एनर्जी लेनी है ग्लूकोज से, तो वो काम हमारे अंदर नहीं होता, जिसको आप क्या बोलते हो? कंबसन। क्या बोलते हो? कंबंसन, ठीक है, यानी दहन। कंब्यूशंस, दहन। यानी अगर आप ग्लूकोज को जलाते हो तो डायरेक्ट उससे CO2 और H2O की फॉर्म बन रही है। कंब्यूशन का मतलब ये होगा। अब दहन का मतलब ये नहीं है उसको बाहर जलाएं, वो सेल के अंदर भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मेरे को ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, क्योंकि आप इसका दहन करवा रहे हो, कंब्यूशन करवा रहे हो, तो बाहर बहुत सारी ऑक्सीजन है फ्रीली वो। अच्छा, जलाने के लिए ऑक्सीजन का जुड़ना बहुत जरूरी है, तो जब तक वो जुड़ेगी नहीं तब तक कोई चीज जलेगी नहीं, तो ऑक्सीडेशन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। अच्छा, अगर मेरे को ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो करवाना, लेकिन मेरे को स्टेप बाय स्टेप करवाना है, ताकि एनर्जी के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं उनसे मैं अलग अलग स्टेप पे अलग अलग एनर्जी ले सकूं। देखो, इस बात को समझना, सभी ध्यान देंगे। एक एक मान लो कोई एनर्जी है कहीं पर रखी हुई है, एनर्जी का मॉलिक्यूल है, ठीक है, रियल लाइफ की बात करते हैं। और एक और एनर्जी का, दो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। एक एनर्जी के मॉलिक्यूल से हम डायरेक्ट एनर्जी ले लेते हैं, एक बार में काम समाप्त, फिनिश। ओके, एक एनर्जी के मॉलिक्यूल से हम डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले रहे, उसको हम तोड़ देते हैं टुकड़ों में, और उसके छोटे टुकड़े से थोड़ी सी एनर्जी अलग लेते हैं, छोटे टुकड़े से थोड़ी सी एनर्जी अलग लेते हैं, उससे छोटे, यानी है तो उसमें भी पूरी एनर्जी, इसमें भी पूरी एनर्जी, लेकिन हम ये एनर्जी एकदम एक साथ ना लेके हम इसको तोड़ तोड़ के लेंगे। तो हमारी बॉडी कुछ ऐसा ही करती है। हमारी बॉडी क्या करती है? एक साथ एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करती, स्टेप बाय स्टेप करती है। क्यों? क्यों कहीं कहीं मेरे को रिक्वायर होगी अल्कोहल बनाने की भी रिक्वायर होगी बॉडी के अंदर, कहीं कहीं मेरे को एल्डिहाइड बनाने की रिक्वायर होगी। देन अगर यहाँ पे हम देखें तो अल्कोहल है, तो कहीं ना कहीं वो एल्डिहाइड या कीटोन भी बनाएगा, कहीं ना कहीं वो एसिड भी बनाएगा, ठीक है, और फिर जाके वो CO2 बना रहा है, और यहाँ पे डायरेक्ट बना रहा है। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई। ग्लूकोज है, बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन एक तो डायरेक्ट उससे एनर्जी ले रहे हैं, एक आप ले रहे स्टेप बाय स्टेप। तो इससे ग्लाइकोलाइसिस में आपको यही समझना है, स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीडेशन इज द टाइप ऑफ, कितने प्रकार का ऑक्सीडेशन होता है? एक तो होता है पार्शियल, नो CO2 फॉर्म, पार्शियल में। एक होता है इनकम्प्लीट, लेस CO2। एक होता है कंप्लीट, जिसमें जितने ग्लूकोज के अंदर जितने कार्बन होते हैं उतनी CO2 बनेगी, यानी 6 कार्बन है तो कितने होगी? 6 CO2 के मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। अगर इनकम्प्लीट में देखें तो 6 कार्बन ले रहे हो तो हो सकता है 6 के 6 न बने, कम बन जाए। और पार्शियली की मैं बात करूं तो पार्शियली आपका वो हो गया कि जिसमें आपको CO2 कम मिल ही नहीं रही, ठीक है, बट कार्बन ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज तो इसमें भी होगा, तभी तो बन रहा है। तो कुल मिला के हमारे पास ये बातें हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ग्लाइकोलाइसिस को बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। देन उसके बाद में क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे, देन उसके बाद में ETS की। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।